आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे एक विशेष कार्यक्रम संवाद में। और एक बार हम फिर उपस्थित हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम अपने संवाद कार्यक्रम के माध्यम से राजनीतिक, प्रशासनिक, शिक्षा आदि क्षेत्रों से जुड़ी हस्तियों को हम इस कार्यक्रम में बुलाते हैं और करते हैं जनता के सवाल जनता के लिए। तो आप ऐसी हस्ती हमारे साथ है बिलारी की प्रसिद्ध राजनीतिक हस्ती। आप हैं सभासद नगर पालिका परिषद बिलारी, जिला अध्यक्ष समाजवादी प्रबुद्ध सभा मुरादाबाद के और जिला सचिव में समाजवादी पार्टी मुरादाबाद के श्रीमान देवेश शर्मा एडवोकेट। तो सर, आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद कोहली जी, हमारे विशेष कार्यक्रम संवाद में। धन्यवाद। पहले तो मैं आपके न्यूज चैनल को और आपको बधाई दूंगा कि जिस तरह से आप हमारे बिलारी में और मुरादाबाद और पूरे प्रदेश में जनता की आवाज़ को और हम जैसे छोटे नेताओं की आवाज़ को शासन तक, सत्ता तक और जनता के बीच तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। जैसा कि हम आपको पता है कि हमारा जो मेन मोटिव है इस प्रोग्राम का है जनता के सवाल पूछना जी। तो सर, मेरा पहला ही क्वेश्चन आपसे है कि आप 10 से 12 वर्षों से समाजवादी पार्टी में जुड़े हुए हैं। बिलारी विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो आप किस प्रकार देखते हैं, और क्योंकि 2022 में चुनाव भी आने वाले हैं, तो क्या तैयारियां हैं समाजवादी पार्टी की बिलारी में स्पेशली? सर, मैं उन बातों पर आपका जवाब चाहूंगा। देखिए कोहली जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं लगभग 2007 से समाजवादी पार्टी में हूँ और 2012 में बिलारी विधानसभा अपने अस्तित्व में आई और 2012 में समाजवादी की सरकार बनी और यहाँ से हमारे हरदिल अजीज विधायक मोहम्मद हाजी इरफान साहब पहली बार विधायक चुने गए। जी जी जी। उन्होंने अपने 4 साल के कार्यकाल में बिलारी और बिलारी विधानसभा क्षेत्र के लिए बहुत सारे कार्य किए, जिसमें हमारा मील के रेलवे क्रॉसिंग पे पुल हो, चाहे हमारे मुरादाबाद लोको सेट का पुल हो, जी जी, चाहे हमारे विधानसभा क्षेत्र में बड़ी बड़ी दारनी तक की सड़क हो। खुद मैं ये कहूँगा जो पूर्व हमारे मिनिस्टर रहे हैं बिलारी ज़फ़र हुसैन, उनके गांव तक की सड़क हमारे विधायक जी ने 2012 में डलवाने का काम किया। बिलारी की जो जनता थी उसकी बदनसीबी थी कि हमारे विधायक हमें 4 साल में ही छोड़कर चले गए, लेकिन उन्होंने 4 साल बनाम 40 साल का कार्य करके दिखाया। जो आज आपको बिलारी नगर की जो सड़कें हैं इतनी सुंदर दिखाई दे रही हैं, चाहे वो आपका मील रोड हो, चाहे वो शाहबाद रोड हो, तो ये जो रोड थे जिन पे डिवाइडर और ये लाइटें दिखाई दे रही हैं, ये समाजवादी सरकार की, हमारे विधायक जी की और हमारे सभी सभासदों की जो उस समय हमारा वोट था उसकी देन है। हम लोगों ने मेहनत करके रात दिन भाग के, मैं खुद आपको बताऊंगा कि हम लोग लखनऊ जाकर इसकी स्वीकृति कराई थी और आज जब नगर में ये रोडें बनी हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है और हमें उम्मीद है कि आने वाला टाइम भी जब समाजवादी को मौका मिलेगा तो इसी तरह से बिलारी को चमन बनाने का कार्य करेंगे। जी जी। अच्छा, अभी आपने बताया कि काफी विकास हुआ है आपकी सरकार में, तो क्या कारण रहा कि समाजवादी पार्टी इतना कार्य किया उसके बावजूद भी प्रदेश में सरकार नहीं बना पाई, लोगों ने अपसंद किया? देखिए, जिस तरह से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री युवा दलों की धड़कन अखिलेश यादव जी ने कार्य किया, ये जनता से छुपा हुआ नहीं है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश जैसे शहर में मेट्रो ले आए, उन्होंने बढ़िया बढ़िया रोड बनवाए जिन पे कि जेट उतर गए। लेकिन हाँ, हम एक चीज़ में पीछे रह गए, अपनी ब्रांडिंग करने में पीछे रह गए, क्योंकि बीजेपी का जो झूठ था वो समाजवादी के विकास पर हावी हुआ और बीजेपी ने हमारे विकास को का जो सच था उसको दबाते हुए अपना झूठ फैला दिया, जिसमें युवाओं को एक आस जगाई कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम आपको शिक्षा फ्री देंगे, स्वास्थ्य देंगे, रोजगार देंगे। लेकिन अब जनता समझ चुकी है, 2022 में जनता फिर से जवाब देगी और 2022 में फिर से माननीय अखिलेश यादव हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और हमारे यहाँ से समाजवादी के जो इस समय वर्तमान विधायक है फहीम साहब, वो दोबारा विधायक बनेंगे। और जैसे ही हम सरकार में आएंगे तो हम युवाओं से ये वादा करते हैं कि जो वादे बीजेपी ने किए थे और जो वो नहीं अपने वादों पर खरा उतर पाई, हम शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी को लेकर एक अहम काम करेंगे और हमें उम्मीद है अपने मुखिया से कि वो युवा हैं और युवाओं के लिए सोचेंगे जी। जैसे अभी आपने बताया, तो अब योगी जी की बात करें तो योगी जी तो 5 साल से अच्छा कार्य कर रहे हैं प्रदेश में। नहीं, ये चीज जो है ना, अब ये तो जनता बताएगी 2022 में कि कितना अच्छा काम उन्होंने किया है। हाँ, उन्होंने काम किया है, उन्होंने लोगों में दहशत बैठाने का काम किया है, उन्होंने
लोगों में दूरियां पैदा करने का काम किया है। अगर हम आ जाएं विकास पर तो वो अपना विकास बताएं। अब का जो चुनाव होगा जो 2022 का, वो इसी बात को लेकर तो होगा। झूठ और सच की लड़ाई होगी, जिसमें जिनने काम किया है वो जीतेगा। और हमारे मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छा कार्य किया था पिछले 5 सालों में। योगी जी विकास के नाम पे पूर्णतः फेल हैं। केवल यह लोग एक चीज जानते हैं, आपस में दूरियां पैदा करना, नफरत की राजनीति करना। जबकि हमारा जो हम संदेश देना चाहते हैं जनता को, हम प्यार से सबका साथ, सबका विकास लेके चलेंगे, सबको अपने साथ जोड़कर चलेंगे। और खास तौर से मैं अपने युवा साथियों से कहना चाहूँगा कि जिस तरह इन लोगों ने बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, इन मुद्दों को लाकर युवाओं के दिलों में नफरत की राजनीति पैदा की थी, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि इन्होंने आपको कहीं का नहीं छोड़ा, इन्होंने पकौड़े तलवा दिए। और हम आपको रोजगार देंगे 2022 में। आप अखिलेश यादव जी पर भरोसा करिए। अच्छा, योगी जी की सरकार ने भी रोजगार के मामले में सही रही है। अभी पिछले साल की बातें करें, इन जब से सरकार बनी है तब से सर रोजगार की बात करें तो देखिए काफ़ी संख्या में जो पुलिस बल है उसमें रोजगार, मतलब कि उसमें जॉब लगी है लोगों की। उसके साथ साथ में भी पीछे हमने देखा कि टीचरों में कितने कई हजार टीचर भी लगे हुए हैं। तो हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा आपकी बात को। योगी जी ने रोजगार नहीं दिए। योगी जी की एक भी भर्ती कोई ऐसी नहीं है जो बिना कोर्ट में जाए पूरी हुई हो आज तक। क्योंकि जो आप शिक्षा भर्ती की बात कर लीजिए, किस तरह उन्होंने शिक्षा मित्रों के साथ अन्याय किया है, जिन लोगों ने अपना पूरा जीवन दे दिया। और मैं मानता हूं आप पासिंग मार्क रखिए, परीक्षा से पहले आप चाहें जितना पासिंग मार्क रखिए, लेकिन इन लोगों ने उनके साथ उनका गला घोटने का काम किया है। सैकड़ों, कम से कम 1500 से 2000 शिक्षा मित्र बेचारे अपनी जिंदगी को त्याग चुके हैं। वो उसमें केवल योगी जी का दोष है, क्योंकि इन्होंने उनको समाजवादी कार्यकर्ता मानते हुए उनके साथ अन्याय किया। और परीक्षा होने के बाद इन्होंने पासिंग मार्क्स रखा, जिसकी हम घोर निंदा भी करते हैं। और आने वाले टाइम में अगर समाजवादी की सरकार आती है तो शिक्षा मित्रों के लिए फिर से कुछ ना कुछ सोचेगी। जी सर, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हमारा संवाद कार्यक्रम जारी रहेगा, तो देखते रहिए आप YAS न्यूज। YAS Education present computer IT education, software and hardware courses, programming languages, advanced accounting, समय समय पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ग्रुप डिस्कशन, इंग्लिश स्पोकन, कम्युनिकेशन, टेबल मैनर व इंटरव्यू को लेकर स्पेशल सेशंस। आपके जॉब के लिए बहुत महत्वपूर्ण कोर्सेज। पिछले 15 वर्षों से लगातार कंप्यूटर आईटी एजुकेशन के क्षेत्र में एक प्रसिद्ध नाम YIS, ए फ्यूचर इन द प्रेजेंट। तो आज ही ज्वाइन कीजिए YIS एजुकेशन, पता स्टेशन रोड, बिलारी, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम संवाद में। हमारे साथ जुड़ी हुई है बिलारी की प्रसिद्ध राजनीतिक हस्ती श्रीमान देवेश शर्मा एडवोकेट जी। सर, आपका एक बार फिर स्वागत है। धन्यवाद कोहली जी। सर, एक बार मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है आपसे जी। बरसों से एक मुद्दा जो राजनीति का एक प्रमुख केंद्र बना हुआ था जी, मैं आना चाह रहा हूं राम मंदिर को लेकर। अब वो मुद्दा तो फिनिश हो गया, अब राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बन रहा है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो निर्णय आया राम मंदिर का, हम उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कोई संस्था हमारे देश में नहीं है। और जहाँ तक श्री राम जन्मभूमि का सवाल है, तो ये हम सभी जानते हैं श्री रामचंद्र जी वहाँ के हैं, तो उनका मंदिर बनना भी चाहिए और बन रहा है, हम उसका पूरी तरह स्वागत करते हैं। इसका कोई राजनीतिकरण मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हमारे देश की जनता ने इसको अपना समर्थन दिया है और सभी ने इस फैसले को माना है, तो मैं यहाँ की अपने देश की जो 130 करोड़ जनता है उसका भी धन्यवाद करूंगा और इस फैसले का भी स्वागत करूंगा। जी जी, चलिए एक मुद्दा और है सर। जी, मेन मुद्दा है इस समय देश में प्रमुख मुद्दों में से एक है, वो है सर किसान आंदोलन को लेकर। पिछले 2 महीने से ज्यादा से किसान आंदोलित हैं, लेकिन उसके साथ साथ मैं आना चाहूंगा अभी 26 जनवरी को जो किसान ट्रैक्टर रैली निकली, आपने देखा कि किस तरह से वहां पर जो है तिरंगा का अपमान किया गया और उसके साथ साथ में वहां पर कुछ धार्मिक झंडे भी लगाए गए, उस बारे में भी आपकी क्या राय है? जी बिल्कुल,
ये एक अहम मुद्दा है हमारे देश का। जिस तरह से 2 महीने से हमारे देश का अन्नदाता इतनी जबरदस्त ठंड में, जिसने कि कई साल के रिकॉर्ड तोड़े हैं, खुले आसमान के नीचे अपनी लड़ाई लड़ रहा है। ऐसी स्थिति क्यों आई? जब किसानों से संबंधित बिल है तो सीधी सी बात है कि किसानों की राय भी उसमें शामिल होनी चाहिए। लोकसभा में इस पर कोई चर्चा नहीं हुई, राज्यसभा में बिल को नहीं जाने दिया गया और एक मनमाने ढंग से इसको किसानों के खिलाफ राजनीति के तहत पास किया गया, तभी तो ये कंडीशन आई। एक बहुत छोटी सी बात है इसमें समझने वाली, केवल एमएसपी की लड़ाई है। भाई किसान कह रहा है या तो हमारा जो हाल है हमें उस पर छोड़ो, और वरना अगर आप हमारे लिए कुछ करना चाहते हो तो हमारे धान का, हमारे गेहूं का, हमारे सरसों का, हमारे उड़द का एक रेट निर्धारित कर दीजिए कि इससे कम पर हमारा कोई अनाज नहीं खरीदेगा। लेकिन सरकार है अपनी जिद पर अड़ी हुई है, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं व्यापारियों के हाथ में खेल रही है। क्योंकि हम भी न्यूज चैनल देखते हैं, आपके न्यूज चैनलों से हमें पता लगता है, सोशल मीडिया से पता लगता है कि जिस तरह से अवानी और अंडानी ने अपने बियर हाउस बनाए हैं, कहीं ना कहीं उनका भी बहुत बड़ा हाथ है इसमें, जो किसानों का आंदोलन इतना लंबा खिंच रहा है और सरकार किसानों की बात मानने को तैयार नहीं है। तो इसमें मेरी सरकार से अपील है, मैं किसानों का समर्थन करता हूं और मैं चाहता हूं कि किसानों की जो जायज मांग है उनको मानकर वार्ता से इसका हल निकालना चाहिए, जिससे कि हमारे देश का अन्नदाता भी परेशान ना हो। और जो इस तरह की भ्रांतियां फैल रही हैं, जो आपने दूसरा क्वेश्चन मुझसे किया था 26 जनवरी वाला, किसानों का प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण था। हमारे देश का अन्नदाता कभी भी आतंकवादी नहीं हो सकता। इसमें भी सरकार की चाल है। जिस तरह से अभी 2 दिन पहले बीजेपी के विधायकों ने किसानों के कैंपों पर हमला किया, उसमें जो आदमी झंडा फहरा रहा है उसके भी बीजेपी नेताओं के, चाहे वो सन्नी देओल हो या और बहुत सारे नेताओं के साथ फोटो हैं। तो इसमें हमें कहीं ना कहीं राजनीतिक की बू आती है और पूरा हमें अंदेशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इसमें किसानों के साथ जो है षड्यंत्र किया गया है, किसानों को बदनाम करने की कोशिश की गई है। वरना हमारे देश का किसान जो है वो अन्नदाता हमेशा शांति प्रिय रहा है। जो लोग 2 महीने से शांतिपूर्ण ढंग से बैठे हैं, वो अपने आंदोलन को इस तरह के आरोप क्यों लगवाना चाहेंगे? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। इसमें कहीं ना कहीं साजिश है और मैं सरकार से फिर से एक बार आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगा कि किसानों की बात को मानते हुए इस आंदोलन का खत्म कराया जाए और हमारा जो अन्नदाता है उसका सम्मान रखा जाए। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। जी, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद हमारा संवाद कार्यक्रम जारी रहेगा, तो देखते रहिए YS न्यूज। YIS कंप्यूटर IT एजुकेशन के क्षेत्र में एक प्रसिद्ध नाम, YIS एजुकेशन, ए फ्यूचर इन द प्रेजेंट। अकाउंटिंग के क्षेत्र में ऐसे कोर्स जो आपकी जॉब के लिए होंगे अति महत्वपूर्ण। आज के दौर को देखते हुए ऐसे रोजगार परक कार्यक्रम जो आपको बनाएंगे आत्मनिर्भर और करेंगे आपकी स्किल्स को डेवलप। तो आज ही जुड़ें YIS से। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम संवाद में। हमारे साथ जुड़ी हुई है बिलारी की प्रसिद्ध राजनीतिक हस्ती श्रीमान देवेश शर्मा एडवोकेट जी। सर, आपका एक बार फिर स्वागत है जी। धन्यवाद। मेरा एक क्वेश्चन और है आपसे। आप बिलारी की प्रसिद्ध हस्तियों में से एक हैं और राजनीति में आपके भविष्य को लेकर क्या आपकी प्लानिंग है राजनीति को लेकर? और चूंकि आप बिलारी से सभासद भी हैं, तो नगर पालिका परिषद बिलारी को लेकर, उसके विकास को लेकर और क्या क्या प्लानिंग है आपकी, बताएं हमें जरा। जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा कि मैंने स्टूडेंट लाइफ के बाद जब राजनीति की शुरुआत की तो सबसे पहले नगरपालिका का जो सभासद का सदस्य का चुनाव होता है वो मैंने लड़ा और मेरे वार्ड वालों ने मुझे बहुत अधिक वोटों से विजयी बनाया और बहुत मान सम्मान और अपना प्यार दिया। फिर मैंने पूरे 5 साल जनता के बीच में कार्य किया और बिलारी को विकासशील बनाने के लिए, बिलारी का विकास करने के लिए मैंने विधायक जी के साथ कदम से कदम मिलाकर बिलारी में हमने, आपने देखा होगा, मेन रोडों पर जनरेटर द्वारा लाइट की व्यवस्था कराई गई थी। जी जी। क्योंकि बिलारी पहले अंधकार में रहती थी और फिर उसके बाद हमने बिलारी में एक सोलर प्लांट नगर पालिका के द्वारा लगवाया, जो कि हम शासन से स्वीकृत करा के लाए थे। फिर हमने नगर पालिका बिलारी से ही
जो हमारा ये आपका गांधी मूर्ति से लेके शाहबाद रोड तक का रोड है, इसका चौड़ीकरण और डिवाइडर और इस पर लाइटों के लिए स्वीकृति करा के लाए। इसी क्रम में हमने शाहबाद रोड पर भी जी जी चौड़ीकरण, डिवाइडर और उसकी स्वीकृति करा के लाए। तो मैंने जो अपने जनता ने मुझ पर भरोसा किया था, मुझे अपना प्यार दिया था, तो मैंने जो अपने 5 साल में कार्य किए थे उनको देखते हुए मुझे फिर से मेरे वार्ड के लोगों ने बहुत अधिक बहुमत के साथ चुन के भेजा। जी जी तो मैं अपने उन सभी लोगों के धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे चुन के राजनीति में भेजा। मेरी ख्वाहिश है कि बिलारी को आदर्श नगर बनाने की। जी जी क्योंकि हमें पिछली बार थोड़ा कम समय मिल पाया, बीच में हमारे विधायक जी चले गए। अगर अब मुझे मौका मिलता है जी जी तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मैं नगरपाल का अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहता हूं, और अगर मुझे यहाँ की जनता ने अपना प्यार और सपोर्ट दिया तो यहाँ की जनता जानती है कि मैंने किस तरह से कार्य किए थे। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो आपका मील रोड है जो आज इतना सुंदर दिखाई दे रहा है, जी इस पे आपका गौरी शंकर मंदिर जो बाला मोहल्ला है, देवधाम कॉलोनी है, प्रेम विहार कॉलोनी है, आपकी उदयनगर कॉलोनी है, इन सब कॉलोनियों में हमने पिछली बार डूडा से 4 करोड़ रुपए स्वीकृत कराए थे। जी जी और आज आप देख सकते हैं कि जो 20 साल में सड़कें नहीं बनती उनको हमने 2 साल में बनाने का काम किया था। आज ये सारे मोहल्ले आपके जो है बहुत मजबूत सड़कें बनी हैं और ये सब मोहल्ले बहुत सुंदर हुए हैं। अगर मुझे काम करने का मौका मिलता है, बिलारी की जनता मौका देती है, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि बिलारी नगरपालिका को एक आदर्श नगरपालिका बनाकर बिलारी का चौमुखी विकास करने का कार्य करूंगा। क्योंकि मैं आप लोगों के बीच का हूं, मुझे किसी प्रकार का कोई लालच नहीं है, बस मैं आप लोगों की सेवा करना चाहता हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर मुझे भी एक बार मौका मिलता है तो मैं जरूर जनता के बीच जाकर जनता की सेवा करूंगा। और जो कमियां बिलारी में रह गई हैं विकास की, जी जी जैसे कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कतें हैं, जो मार्केट हमारे यहाँ का काफ़ी डेवलप हो चुका है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा किसान और जो हमारे ग्राहक बाहर से आते हैं उनके लिए टॉयलेट की व्यवस्था या वो मार्केटों में नहीं है। जी 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 तो जो हमारी महिलाएं हैं, हमारी माता बहनें हैं, वो बहुत परेशान रहती हैं। तो मैं सबसे पहले तो मार्केटों के अंदर इस चीज़ की व्यवस्था करने का काम करूंगा। जी जी और जो बिलारी की कच्ची सड़कें रह गई हैं जी जी वो मेरी प्राथमिकता रहेंगी। और बिलारी में अच्छे स्कूल, अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था होनी चाहिए, इन सब चीज़ों को लेकर काम करूंगा। काम करेंगे। ये चलते चलते मेरा एक क्वेश्चन है आपसे सर, वॉइस न्यूज के माध्यम से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैंने बात शुरू करने से पहले भी धन्यवाद दिया था आपके चैनल को, और अभी फिर से मैं आपको जो है धन्यवाद देता हूं और बधाई भी देता हूं कि आप जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, आप उसी तरह जनता की आवाज़ को और हम लोगों की आवाज़ को जनता तक पहुंचाने का कार्य करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपके माध्यम से अपने बिलारी विधानसभा क्षेत्र की और नगर क्षेत्र की जनता को एक मैसेज देना चाहता हूं। क्योंकि राजनीति को लोग बहुत गलत चीज़ समझते हैं, लेकिन राजनीति में जब पढ़े लिखे लोग आएंगे तो राजनीति का स्वरूप भी चेंज होगा और राजनीति करने की शैली भी बदलेगी। जी 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 क्योंकि अब राजनीति अनपढ़ लोगों का काम नहीं रहा। जी बिल्कुल। जब पढ़े लिखे लोग आएंगे तो राजनीति करने का तरीका भी बदलेगा और काम का तरीका भी बदलेगा और जनता को न्याय भी मिलेगा। न्याय मिलेगा। तो मैं आपके माध्यम से, मैं खुद एक एडवोकेट हूँ जी 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 और मैं आप जनता की लड़ाई को बहुत अच्छे से लड़ सकता हूँ, चाहे वो अधिकारियों से लेकर जमीनी स्तर से लेकर शासन स्तर तक की हो। अगर यहाँ की जनता मुझ पर भरोसा जताएगी, और अभी भी मैं आज भी उनकी लड़ाई लड़ रहा हूँ, जहाँ भी कोई मौका होता है, जहाँ भी, चाहे वो कोई सामाजिक कार्य हो या जनता की हित के कार्य हो या जनता से की आवाज़ उठाने का कार्य हो, हम कभी पीछे नहीं रहे हैं, ना रहेंगे। और मैं बिलारी की जनता से कहना चाहूँगा कि बिलारी हमारी एक बहुत अच्छी जगह है, यहाँ सब लोग बड़े मिलजुल कर प्यार से रहते हैं, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप भविष्य में राजनीति में युवाओं को चुनेंगे, पढ़े लिखे युवाओं को चुनेंगे, तो बिलारी की तस्वीर बदलेगी और बिलारी की जनता को उसका लाभ मिलेगा। और हम बिलारी का नाम राष्ट्रीय लेवल पर पहुंचाना चाहते हैं कि बिलारी भी एक ऐसी नगरपालिका है जो कि आदर्श नगरपालिका है। क्योंकि मुझे आपको मैं बताना चाहूँ कोहली जी, सरकार बीजेपी की है, मैं समाजवादी पार्टी का नुमाइंदा हूँ। जी जी फिर भी अभी मुझे पिछले साल जो स्वच्छ भारत अभियान चला था, जी जी जी। उसके तहत मेरे वार्ड में सफाई कार्य को देखते हुए मुझे 5.5 लाख रुपए का पुरस्कार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया था। जी 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 जी
तो ये जो मेरी काम करने की शैली है ये बताती है कि हमें सरकारों से फर्क नहीं पड़ता, हम किस तरह लोगों के बीच जाते हैं, किस तरह लोगों का काम करते हैं, हम लोगों का दिल जीतने का काम करते हैं, हम एक आवाज़ पर लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं। तो यही कारण रहा कि वैसे तो 25 सभासद हैं, लेकिन फिर भी मेरा वार्ड उसमें चयनित हुआ। जी जी जी। तो मैं अपने वार्ड की जनता को, अपने सफाई कर्मचारियों को धन्यवाद देना चाहूँगा, और जिन लोगों ने मुझ पर विश्वास जताया है उनको ये फिर से भरोसा दिलाना चाहूँगा कि मैं जब तक मेरे शरीर में आखिरी खून का एक एक कतरा रहेगा, मैं आप लोगों के साथ खड़ा रहूँगा और बिलारी को हमेशा विकसित करने के लिए प्रयासरत रहूँगा। सर, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ आज बिलारी राजनीति में एक प्रसिद्ध हस्ती, समाजवादी पार्टी के जिला सचिव, जिला अध्यक्ष समाजवादी प्रबुद्ध सभा मुरादाबाद के देवेश शर्मा एडवोकेट जी। ऐसे ही हम अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से नए नए हस्तियों को अपने कार्यक्रम में बुलाते रहेंगे, करते रहेंगे जनता के सवाल जनता के लिए। तो देखते रहिए आप YAS न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।